हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी फिट एंड फाइन होंगे। आज के दिन की शुरुआत हम लोग करेंगे 15 मई 2021 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, हर एक क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है ही है, साथ में आज के क्वेश्चन बहुत इजी भी हैं, आपको एक बार में ही याद हो जाएंगे। पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन से डायरेक्ट पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वहां से डायरेक्टली इसे भी ज्वाइन कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का दिन। और पहला क्वेश्चन है हमारा, अभी हाल ही में नेपाल के प्रधानमंत्री कौन बनाए गए हैं? तो नेपाल में खागड़ा प्रसाद शर्मा ओली की पहले भी सरकार थी और एक बार फिर से नेपाल के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? केपी शर्मा ओली। केपी शर्मा ओली अभी कुछ टाइम पहले विवादों में थे। ये विवादों में इस वजह से थे कि पहले तो देखिए, एक्चुअली हुआ क्या कि इनकी पार्टी में थोड़ा मैसी हो गया। पहले इनकी पार्टी में इनसे बनी नहीं, उसके बाद इनकी पार्टी से इनको निष्कासित कर दिया गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि इनकी पार्टी ने जब इन्हें इनकी पार्टी में वापस ले लिया तो उसके बाद ऑपोजिशन ने इनके ऊपर, इनकी पार्टी के ऊपर इल्जाम लगाया कि आप क्या करिए, विस्तार जो विश्वास प्रस्ताव है उसको पारित करिए। अभी क्या हुआ कि इनको विश्वास प्रस्ताव पारित करना था, बट उस केस में क्या हुआ कि पहले विश्वास प्रस्ताव पारित नहीं कर पाए। बट उसके बाद फाइनली प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन के लिए ये हुआ कि पार्टी पर बात आ गई कि पूरी पार्टी मिलकर विश्वास प्रस्ताव को अगर पारित करती है तो केपी शर्मा प्रधानमंत्री रहेंगे, अगर पार्टी उसको प्रूव नहीं कर पाती है तो केपी शर्मा नहीं रहेंगे। और फाइनली पार्टी के द्वारा विश्वास प्रस्ताव पूरे तरीके से केपी शर्मा ओली के मत में था और फाइनली यहां पर एक बार फिर से इनकी सरकार बन चुकी है। इनको प्रधानमंत्री की पोस्ट पर अपॉइंट किसके द्वारा किया गया है? जाहिर सी बात है, नेपाल की राष्ट्रपति के द्वारा। और नेपाल की राष्ट्रपति कौन है? ये है विद्या देवी भंडारी। क्या नाम है? विद्या देवी भंडारी। अगला क्वेश्चन है, ये कौन से भारतीय हैं जिन्होंने अभी हाल ही में विटली अवार्ड 2021 जीता है? ये अवार्ड इनको क्यों दिया गया है? क्योंकि इन्होंने बायोडायवर्सिटी पीस कॉरिडोर के क्षेत्र में अपना बेहतर कार्य किया हुआ है। ये भारतीय हैं जिनका नाम है वाई नुक्लू फोम। क्या नाम है? वाई नुक्लू फोम। अब ये वाई नुक्लू फोम नागालैंड से बिलोंग करते हैं। अब समझिए इनको विटली अवार्ड क्यों दिया गया है। क्योंकि जाहिर सी बात है, इन्होंने पर्यावरण को बचाने के लिए बेहतर कार्य किए हुए हैं। अब यहाँ पर एक चीज जान आपको बता दूं इनके बारे में इंटरेस्टिंग। एक्चुअली इन्होंने नागालैंड के अंदर अपना खुद का एक फॉरेस्ट बनाया हुआ है, अपना मतलब खुद का इनका काफी बड़ा जंगल वाला एरिया है जिसके अंदर ये कई सारी पक्षियों की प्रजातियों को बचा कर रखते हैं। और अभी हाल ही में इनको जो क्रेडिट दिया गया है, 2018 में जब मैं करंट अफेयर पढ़ा रहा था, मुझे याद है उस टाइम पर ये जो पक्षी आपको दिख रहा है, इस पक्षी को बोलते हैं अमूर फाल्कन। क्या बोलते हैं? अमूर फाल्कन। ये पक्षी उस टाइम पर विलुप्त हो रहा था, अमूर फाल्कन भारत में। उस टाइम पर भारत सरकार के द्वारा लोगों से ये रिक्वेस्ट करी गई थी, जितने भी एनवायरमेंटल के को कन्वर्सेट करने वाले लोग हैं, उन सबसे भारत सरकार के द्वारा रिक्वेस्ट करी गई थी कि हम लोगों को अमूर फाल्कन को बचाना चाहिए। तो उसी की तर्ज पर पिछले 3 सालों से लगे हुए थे, जिनका नाम है वाई नुक्लू फॉर्म, और इनके द्वारा फाइनली अमूर फाल्कन को बचा लिया गया है। इसको विलुप्त होने से ये एक ऐसा पक्षी है जो कि बहुत खूबसूरत प्रजाति है, जो कि ईस्टर्न स्टेट्स में पाया जाता है। तो फाइनली इसको कंजर्वेट करने के लिए इनको विटली अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। आपको पता है विटली अवार्ड को ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है। क्या बोलते हैं इसको? ग्रीन ऑस्कर। और ये हैं कौन बेसिकली? ये नागालैंड के अंदर एक चर्च में वर्कर हैं, चर्च में काम करते हैं बेसिकली। इनका नाम है वाई नुक्लू फोम। अगला क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है इस बार 2021 में तीसरा संस्करण हुआ है आर्कटिक साइंस मिनिस्टेरियल मीटिंग का। ये जो इस बार की आर्कटिक साइंस मिनिस्टेरियल मीटिंग हुई है, जिसमें भारत डॉक्टर हर्षवर्धन ने हिस्सा लिया, इस मीटिंग की थीम क्या थी? इस मीटिंग की इस बार की थीम थी नॉलेज फॉर अ सस्टेनेबल आर्कटिक। क्या थी? नॉलेज फॉर अ सस्टेनेबल आर्कटिक। आपको पता है ये जो आर्कटिक साइंस मिनिस्टेरियल मीटिंग हुई है, इसका मेन मोटो क्या था? इसका मेन मोटो था कि हमें जो आर्कटिक रीजन है वहां पर जितने भी कंट्रीज इसमें पार्ट ले रहे थे मीटिंग में, सब ने अपने अपने प्लान शेयर किए हुए हैं। और कैसे प्लान? कि आर्कटिक रीजन में हम रिसर्च कैसे कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब यह है कि हर देश, पूरी दुनिया का आर्कटिक रीजन में रिसर्च करना चाहता है, लेकिन इसके लिए आपस में कॉपरेशन होना बहुत जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि आर्कटिक में जाहिर सी बात है कोई रहता तो है नहीं, अब उस केस में कहीं ऐसा ना हो जाए
कि जो इनिशियली जो कंट्रीज जाए वो अपना वहां पर दावा करने लगे। तो ये सारी चीजें ना होने पाए, हर कंट्री को रिसर्च करने का वहां पर मौका मिले, इस वजह से आर्किटेक्ट साइंस मिनिस्ट्रियल डायलॉग को संपन्न किया गया अभी हाल ही में। अब इसमें आपके दो क्वेश्चन बन रहे हैं। पहला क्वेश्चन तो ये बन रहा है कि इसकी थीम क्या थी, थीम आपके सामने लिखी हुई है। दूसरा क्वेश्चन ये कि भारत की तरफ से इसको ज्वाइन किसने किया। भारत की तरफ से भारत को रिप्रेजेंट किया डॉक्टर हर्षवर्धन ने। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में आपसे कह रहा है, इस सैटेलाइट का नाम है याओगान 30। याओगान 30 नाम की 3 सैटेलाइट लॉन्च करी गई कौन से देश के द्वारा। ये देश है चाइना। चाइना के द्वारा याओगान 30 नाम की 3 सैटेलाइट अभी हाल ही में लॉन्च करी गई। आपको बता दूं, सबसे पहली याओगान सैटेलाइट 2006 में चाइना के द्वारा लॉन्च करी गई थी। ये सैटेलाइट क्यों लॉन्च करी है चाइना ने अभी हाल ही में, इसके पीछे कई सारे मोटो हैं। पहली चीज तो अर्बन प्लानिंग। चाइना के अंदर अर्बन प्लान क्या होगा, नए शहरों को स्थापित करने के लिए क्या अर्बन प्लान होगा, उसके लिए ये सैटेलाइट से जायजा लेंगे अपनी पूरी जमीन का। दूसरी चीज, रोड नेटवर्क के भी डिजाइनिंग करने में ये सैटेलाइट इनकी मदद करेगी। और तीसरी चीज, डिजास्टर को तो प्रिवेंट करने में मदद करेगी ही करेगी। जैसे कि फ्लड वगैरह आ रहा है, तूफान आ रहा है, तो उसको ये सैटेलाइट पहले ही प्रिवेंट करके प्रिडिक्ट करके बता देगी साइंटिस्ट को। चाइना में शी जिनपिंग की सरकार है, चाइना की कैपिटल है बीजिंग। इसराइल में बेंजामिन नेतान्याहू की सरकार है, कैपिटल है जेरूसलम। रशिया में व्लादिमीर पुतिन की सरकार है, कैपिटल है मॉस्को। यूएस में जे बिडेन की सरकार है और कैपिटल है वॉशिंगटन। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज पार्टनर्ड विद यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम टू प्रोवाइड ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट टू नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया। आपसे कह रहा है, भारत में जो हमारे पूर्वी राज्य हैं, पूर्वी राज्यों को ऑक्सीजन की सप्लाई देने के लिए ऑक्सीजन प्लांट्स जो है, ये कौन सा देश है जो कि प्रोवाइड कर रहा है यूएनडीपी के साथ मिलकर। यूएनडीपी के साथ अभी हाल ही में जापान ने एक पैक्ट साइन किया है और जापान यूएनडीपी के साथ मिलकर भारत की मदद करेगा। भारत के जितने भी उत्तरी पूर्वी राज्य हैं उन सभी में जापान की मदद से करी जाएगी। जापान में इस टाइम पे सरकार किसकी है, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। जापान की कैपिटल है टोक्यो, कतर की कैपिटल है दोहा, यूएई की कैपिटल है अबू धाबी और फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। यूएनडीपी की स्थापना कब करी गई थी, इसकी स्थापना 1965 में करी गई थी और यूएनडीपी का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड अ मोबाइल ऐप फॉर जर्नलिस्ट। जर्नलिस्ट के लिए मतलब पत्रकारों के लिए इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अभी हाल ही में एक नया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। ये है हमारा सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा अभी हाल ही में एक नया मोबाइल एप्लीकेशन जर्नलिस्ट के लिए लॉन्च किया गया है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि कोविड पैंडेमिक चल रहा है, तो ऐसे पत्रकार जो कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर आके जो हियरिंग है उनको सुनते हैं या रिकॉर्ड करते हैं, उनको पैंडेमिक के तहत कोर्ट आने की जरूरत नहीं है। इस मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए उनको पूरी हियरिंग लाइव दिखाई जाएगी। तो कोई भी जर्नलिस्ट हो भारत का, वो सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग इन मोबाइल ऐप्स के जरिए देख सकता है। और इस मोबाइल ऐप को भारत के सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन के द्वारा लॉन्च किया गया। किसके द्वारा, एनवी रमन। और सुप्रीम कोर्ट का कहना है इसके तहत कि हर जर्नलिस्ट इस टाइम पर घर से रहकर कार्य करे, रोडों पर बिल्कुल भी ना निकले और सुप्रीम कोर्ट उन्हें आने की जरूरत नहीं है। इससे उनके काम में भी काफी मदद होगी, इस वजह से इसको लॉन्च किया गया है। और जो इस टाइम पे एनवी रमन है भारत के सीजीआई, ये कौन से सीजीआई है, ये 48वें सीजीआई है। कौन से, 48th सीजीआई ऑफ इंडिया। आरबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई, डीआरडीओ का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली और नीति आयोग और सुप्रीम कोर्ट दोनों भी नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज लॉन्च्ड 4 days वर्क इन अ वीक मॉडल फॉर एम्प्लॉयज। ये कौन सी कंपनी है जिसके द्वारा अपने सभी कर्मचारियों के लिए एक पॉलिसी लॉन्च करी गई है। इस पॉलिसी का मतलब यह है कि अब इस कंपनी के सभी कर्मचारी हफ्ते में सिर्फ 4 दिन काम करेंगे। ये कंपनी है ओयो होटल्स, या इसी को ओयो रूम्स के नाम से भी जाना जाता है। ओयो रूम्स नाम की जो कंपनी है, इन्होंने अभी हाल ही में गाइडलाइन अपनी जारी करी है अपने सभी वर्कर्स के लिए। इनका कहना है हर एक वर्कर अब हफ्ते में सिर्फ 4 दिन ही काम करेगा, 3 दिन छुट्टी पर रहेगा। ये ऐसा नहीं है कि कोविड पैंडेमिक की वजह से किया गया है या इसकी वजह से कुछ चार्जेस कटेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। कोई चार्जेस नहीं कटेंगे, पूरी सैलरी एम्प्लॉयज को मिलेगी। क्योंकि ओयो होटल्स का कहना है, इनका कहना है हम बिलीव करते हैं
नो क्वेश्चन टू आस्क पॉलिसी। इनका कहना है कि हमारा कोई भी कर्मचारी, उसको मैनेजर से पूछने की जरूरत नहीं है, बस वो एक दिन पहले अपने मैनेजर को इन्फॉर्म कर दे और छुट्टी पर अगले दिन जा सकता है। और हफ्ते में किसी भी 4 दिन वो काम कर सकता है। आप चाहे तो अपने 4 दिन ऑल्टरनेट डेज में बना लीजिए, चाहे तो एक साथ बना लीजिए, और जैसे चाहे आप इसको फ्लेक्सिबिलिटी के साथ कर सकते हो। और ऐसा भी नहीं है कि एक बार आपने जो कर लिया वो पत्थर की लकीर हो जाएगा। आप हर हफ्ते अपना शेड्यूल भी चेंज कर सकते हो। तो इतनी फ्लेक्सिबल ऑर्गेनाइजेशन भारत के अंदर बहुत कम देखने को मिलती है। लेकिन हाँ, ये काबिल तारीफ एनवायरनमेंट है। देखने वाली बात ये होगी कि ओयो इसको कैसे आगे चल के मैनेज करता है। बाय द वे, ओयो का हेडक्वार्टर क्या है? इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम। गुरुग्राम 2013 में इसकी स्थापना करी गई थी और इसके सीईओ हैं रितेश अग्रवाल। रितेश अग्रवाल इसके फाउंडर भी हैं। केवल 8 सालों में पिछले, ये कंपनी आसमान की हर एक ऊंचाई तक पहुंच चुकी है। पिछले साल आपसे एक क्वेश्चन मैंने पूछा था करंट अफेयर में कि भारत के सबसे कम उम्र के बिलेनियर कौन बने हैं, तब आपको याद होगा आंसर है रितेश अग्रवाल। 26 साल की उम्र में ही बिलेनियर बन गए थे। भारत के सबसे कम उम्र के यंगेस्ट बिलेनियर के नाम से जाने जाते हैं रितेश अग्रवाल। अगला क्वेश्चन है, एचडीएफसी बैंक हैज प्रिडिक्टेड हाउ मच परसेंट इंडियाज ग्रोथ फॉर 2022। साल 2022 के लिए एचडीएफसी बैंक ने अभी भारत का जो ग्रोथ रेट है ये कितना प्रिडिक्ट किया है? एचडीएफसी बैंक के द्वारा प्रिडिक्शन दिया गया है 10% का। कितना? 10%, क्लियर 10%। आपको बता दूं अभी कुछ टाइम पहले 2022 के लिए एचडीएफसी बैंक के द्वारा प्रिडिक्शन दिया गया था 11.5% का। लेकिन कोविड पैंडेमिक की वजह से मैं आपको पिछले 2-3 दिन से रेटिंग्स बता चुका हूँ, मूडीज की बता चुका हूँ, जापान की नोरा की बता चुका हूँ, ठीक है। इस तरीके से कई सारी एजेंसीज, आप हर एक एजेंसी को देख रहे हो, पहले जो उन्होंने प्रिडिक्शन दिया था उसको वो कट कर रहे हैं इस टाइम पे, क्योंकि कोविड पैंडेमिक है। इसकी वजह से बाजार, जाहिर सी बात है, स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। तो एचडीएफसी बैंक के भी द्वारा जो पहले 11.5% की ग्रोथ रेट दी गई थी भारत की 2022 के लिए, उसको कम करके सीधे 10% कर दिया गया है प्रिडिक्शन। एचडीएफसी की स्थापना 1994 में करी गई थी। हेडक्वार्टर है मुंबई और एचडीएफसी के चेयरपर्सन है शशिधर जगदीशन। क्या नाम है? शशिधर जगदीशन। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी कंपनी है जो कि अभी हाल ही में दुनिया की सबसे तेज ग्रो करने वाली रिटेलर कंपनी बन गई है? और ये किसकी रिपोर्ट है? ये रिपोर्ट है डिलिएट रिपोर्ट 2021। तो आपसे कह रहा है डिलिएट रिपोर्ट 2021 के आधार पर ये दुनिया की कौन सी कंपनी है जो कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा तेज ग्रो कर रही है एज अ रिटेलर कंपनी? ये है अमेरिकन कंपनी वॉलमार्ट। ये सबसे ज्यादा तेज ग्रोथ करने वाली इस टाइम पर रिटेलर कंपनी है पूरी दुनिया में, फर्स्ट नंबर पे। और सेकंड नंबर पे कौन सी रही? सेकंड नंबर पे रही रिलायंस रिटेल। दुनिया में दूसरी ऐसी रिटेल कंपनी है जो कि सबसे तेज ग्रो कर रही है। तो नंबर 1 पे वॉलमार्ट, नंबर 2 पे रिलायंस। और यहाँ पर अगर बात करी जाए वॉलमार्ट की, तो वॉलमार्ट की स्थापना करी गई थी 1962 में। वॉलमार्ट, जाहिर सी बात है, अमेरिकन कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर क्या है? इसका हेडक्वार्टर है बेंटन विली। क्या बोलते हैं? बेंटन विली। बेंटन विली अमेरिका में पड़ता है। और वॉलमार्ट के इस टाइम पे सीईओ कौन है? इनका नाम है डॉग डॉग मैकमिलन। डॉग मैकमिलन। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में सूरीनाम में भारतीय राजदूत के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो ये भारत के आईएफएस अधिकारी हैं, एक्चुअली सीनियर आईएफएस अधिकारी है। इनका नाम क्या है? इनका नाम है एस बालाचंद्रन। एस बालाचंद्रन को सूरीनाम में भारत की तरफ से भारतीय राजदूत के रूप में अपॉइंट किया गया है। इस टाइम पर ये काउंसिल जनरल के रूप में काम कर रहे थे जाफना में। कहाँ पर? श्रीलंका के जाफना में काम कर रहे थे। अब इनका ट्रांसफर सीधे होगा कहाँ पर? सूरीनाम में। सूरीनाम की कैपिटल क्या है? सूरीनाम की कैपिटल है पैरामैरिबो। क्या बोलते हैं? पैरामैरिबो। और सूरीनाम में करेंसी कौन सी चलती है? यहाँ पर सूरीनामी डॉलर चलता है। सूरीनाम के राष्ट्रपति इस टाइम पे कौन है? ये है चंद्रिका प्रसाद संतोखी। क्या नाम है? चंद्रिका प्रसाद संतोखी। ये कुछ टाइम पहले न्यूज में थे। पता है ये न्यूज में क्यों थे? क्योंकि सबसे पहले इस बार 26 जनवरी को हमारे चीफ गेस्ट के रूप में भारत सरकार ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को बुलाया था। लेकिन बोरिस जॉनसन ने आने से मना कर दिया था कोविड पैंडेमिक की वजह से। उसके बाद भारत सरकार के द्वारा सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी को ही इस बार बुलाया गया था। लेकिन ये भी नहीं आ पाए थे कोविड पैंडेमिक की वजह से। ओके, तो उस टाइम पर ये न्यूज में थे जनवरी के महीने में। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार
के द्वारा अभी अनाउंस किया गया है कि भारत में जितने भी राज्य हैं और यूटीज हैं उन सभी को कितनी डोजेस केंद्र सरकार के द्वारा कोविड वैक्सीन की मुफ्त में प्रोवाइड कराई जाएंगी। भारत सरकार ने अनाउंस किया है कि फ्री ऑफ कॉस्ट भारत सरकार टोटल 1,91,00,000 कोविड वैक्सीन की डोजेस सभी राज्य सरकारों को और यूटीज को मिलाकर प्रोवाइड करेगी। इन 1,91,00,000 डोजेस में भारत सरकार का कहना है 162 लाख डोजेस कोविशील्ड की होंगी। किसकी? कोविशील्ड। और बची हुई जो 29 लाख डोजेस होंगी ये होंगी कोवैक्सीन की। तो कोवैक्सीन की 29 लाख डोजेस होंगी और कोविशील्ड की 162 लाख डोजेस। भारत सरकार के द्वारा टोटल 1,91,00,000 डोजेस भारत में जितने भी राज्य और यूटीज हैं सब में बराबर से डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी एवरेज के हिसाब से। ये काम अगले 15 दिन के अंदर भारत सरकार कर देगी। ये नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा अनाउंस किया गया है। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अभी हाल ही में इन्फॉर्म किया है कि जो लोग पूरी दुनिया में फुल्ली वैक्सीनेटेड है, मतलब जिनको 2 डोज पूरे लग चुके हैं, अब उनको मास्क पहनने की जरूरत नहीं है, ना ही इंडोर्स में मतलब घर के अंदर और ना ही बाहर। ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अभी हाल ही में बड़ा स्टेटमेंट दिया है? यह ऑर्गेनाइजेशन है यूएससीडीसी। यूएससीडीसी का मतलब है यूनाइटेड स्टेट्स सेंटर्स फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। तो यूएससीडीसी के द्वारा अभी हाल ही में ये कोट किया गया है कि दुनिया में जो लोग वैक्सीनेटेड हो चुके हैं कंप्लीटली, अब वो मास्क लगाएं या ना लगाएं, वो अपने सर्विसेज को रिज्यूम कर सकते हैं आराम से। उन्हें अब जो वायरस है उसका खतरा नहीं है, इनका कहना है। यूएससीडीसी की बात करें तो इसकी स्थापना 1946 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है अमेरिका का अटलांटा। क्या बोलते हैं? अटलांटा। यूएससीडीसी के इस टाइम पे डायरेक्टर कौन है? इनका नाम है रॉचली वेलेंस्की। ही इज द डायरेक्टर ऑफ यूएससीडीसी। अगला क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है अभी हाल ही में केयर रेटिंग एजेंसी जो है इसके द्वारा 2021 से 22 के लिए भारत का जीडीपी ग्रोथ कितना प्रिडिक्ट किया गया है? केयर रेटिंग एजेंसी ने 2021 से 22 के लिए भारत का जीडीपी ग्रोथ प्रिडिक्ट किया है 9.2%। अब देखिए इन्होंने भी इसको कट कर दिया है, घटा दिया है। केयर रेटिंग ने पहले 10.2% प्रिडिक्ट किया था, इसको घटाकर कोविड पैंडेमिक की वजह से अब इनका कहना है कि 9.2% तक ये करीब करीब रहना चाहिए। केयर रेटिंग एजेंसी बाहर की एजेंसी नहीं है, ये हमारी डोमेस्टिक एजेंसी है, भारत की ही एजेंसी है केयर रेटिंग। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। इसकी स्थापना 1993 में करी गई थी। और केयर रेटिंग के इस टाइम पे चेयरपर्सन कौन है? इनका नाम है नजीब शाह। क्या नाम है? नजीब शाह। आज की बात यहीं तक रहेगी। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और घर पे ही बने रहिए, बाहर जाइए मत इस टाइम पर बिना किसी खास काम के। बाय बाय एवरीवन। कल फिर से मुलाकात होगी सेम टाइम पे।